नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जिस स्कूल में शिवराज पढ़े हैं वो कांग्रेस ने ही बनाया। यदि मोदी भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे तो वो भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। कितने झूठ भोले। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी होगी, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया डे, वो इंडिया ही बना रह गया। शिवराज सिंह चिल्लाते फिरते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? शिवराज जी, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी, मुझे पता नहीं आप कौन से स्कूल में गए, अगर आप स्कूल में गए होते तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया है। ये सच्चाई है। अभी भूरिया जी कह रहे थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। याद है 2014 में किसानों को 50% नफा। क्या क्या कहते थे, कितने नारे, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, ये इंडिया। ये 15 लाख इसके बारे में क्या कहे, कम होगा। और मजाक उड़ाते थे। शिवराज सिंह जी साइकिल पे चलते थे, अब तो ये साइकिल पंचर हो गई है। ये साइकिल पंचर है। इस साइकिल में वो जब पेट्रोल का भाव 55 रुपए चला गया, 54 रुपए चला गया, ये साइकिल पर बैठ गए। ये कलाकारी माहिर है शिवराज जी। मैं तो कहता हूँ शिवराज जी को, आप इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए वहां। कुछ हमको कड़े फैसले करने पड़ेंगे। जैसा एक फैसला हमको करना पड़ेगा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा। सीमेंट क्रिकेट का जंगल बनके नर्मदा समाप्त हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम अमरकंटक को बचा सके। नहीं तो लोग आते जाते हैं और बसावट जारी है। वहाँ एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे मेकल पर्वत के नीचे। वहाँ लोग होटल रेस्टोरेंट बनाए, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे। कुछ चीजें हमको लगती है हमको कड़े फैसले करने पड़ेंगे। जैसे एक फैसला हमको करना पड़ेगा कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण नहीं होगा किसी भी हाल। जो सीमेंट कंक्रीट का जंगल बन के नर्मदा जी को वही नारी में आप कल्पना कर सकते क्या होगा। दूसरे में कह रहा हूँ कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जिससे, क्योंकि यहाँ चुनाव होते हैं, बाढ़ और बाकी सब चीजें, तो लोगों को ला के फिर बसा दो। तो संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी चीज जिससे हम अमरकंटक को बचा सके। नहीं तो आते जाते हैं, बसते जाते हैं, बनते जाते हैं। वहां मैंने ये कहा कि हम एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे पर्वत के नीचे, मैगल पर्वत के नीचे। वहां लोग होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, जो यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करें। होटल रेस्टोरेंट जो बनना है बने कहाँ, पर्वत के नीचे। पर्वत के ऊपर अब अलाउ नहीं करना चाहिए। पुराना जो है उसका हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नया बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। वहां जगह लेके सैटेलाइट सिटी बसा देना, लोग होटल रेस्टोरेंट जो बनाना है बनाओ, लोग जाए और यहाँ पे ठहरे। कुछ करे फैसले अमरकंटक के संबंध में हमको, और कई चीजें की हमने, उसके विस्तार में नहीं जान, लेकिन करना ही होगा। तब नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्य प्रदेश रहेगा, ये हम लोग समझते हैं। नर्मदा जी अगर नहीं रही तो आप मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगा कि कुछ प्रारंभिक चीजें कैबिनेट के साथ हम लोग शेयर करें। केंद्रीय मंत्रालय भी अपने साथ कदम राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश कैबिनेट में पारित किए गए प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। झारखंड की तर्ज पर ITI का होगा नया विश्लेषण। एक अन्य निर्णय में जो SPV बना रहे हैं यहाँ पर, पेन IIT एनोमली रीच ऑफ मध्य प्रदेश फाउंडेशन के माध्यम से, इसमें प्रथम चरण में 32, द्वितीय चरण में 10 शासकीय IIT, जिनमें 1 से 3 ट्रेड संचालित होंगे। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है जो पहले झारखंड में हो चुका है, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। झारखंड में ये काफी सफल रहा है और इसमें भी
जो नए ट्रेड लेके आएंगे उनको इसमें लिया गया है। एक पैनल बनेगा। आज सहकारिता विभाग की जिला भूमि विकास बैंक DLDB भूमि खरगोन में है, उसे 14,03,50,000 रुपए में देने का सुनील कुमार गोयल को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी की है। इसमें 100% राशि जमा करने पड़ेगा पहले, उसके बाद दी जाएगी। इसी तरह सहकारिता विभाग की तिलहन संकी जनेरुआ मुरैना में जो जमीन है उसको 2,49,12,000 में देंगे। इसमें भी 100% राशि पहले जमा होगी। बालाघाट बारा सिमनी के अंदर भी मेसर टैक्स डॉक्स इंटरप्राइजेस को 5,15,00,000 की भूमि दी है। 100% राशि जमा होने के बाद में रजिस्ट्री होगी। आधारताल जिला जबलपुर में भी 1,51,51,515 100% राशि जमा करने पर दी जाएगी। MP पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 1200 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के स्थान पर 300 मेगावाट सौर योजना के स्थापन की भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारे खिलाड़ियों के लिए घोषणा की गई थी, उन खिलाड़ियों के लिए आज कैबिनेट के द्वारा की गई घोषणा में जैसे विवेक सागर प्रसाद को 1 करोड़ की राशि, महिला हॉकी टीम के 19 खिलाड़ियों को 31 लाख का सम्मान, ऐसे 6,89,00,000 की स्वीकृति, नीलकांता शर्मा को 1 करोड़ की, शिवेंद्र शर्मा को 25 लाख की, विवेक सागर को, इस तरह से जो खिलाड़ियों के लिए घोषणा की गई थी आज कैबिनेट के द्वारा उन सबको मंजूरी। आज महत्वपूर्ण निर्णय में 3 नवीन योजनाओं जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, संत रविदास स्वरोजगार योजना हमारे SC के भाइयों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के विनिर्माण की गतिविधियों के लिए इनको दिया जाएगा। सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक निगम वहन करेगा। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें संभावित व्यय जो 5 वर्ष का है वो 209.4 करोड़ रुपए का है। एक दूसरी योजना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है। इसमें भी रोजगार की गतिविधियों के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से भी 5 वर्ष तक निगम वहन करेगा। ऐसी अनेक योजनाएं, अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण, इसमें विभिन्न लाइन विभागों, निगम, जिला कलेक्टरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति अनुशंसा करेगी। योजना में कम से कम 3/4 लाभार्थी अनुसूचित जाति के होना चाहिए, ये भी तय किया गया है। विविधीकरण के प्रोत्साहन के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। उसमें भी वही है कि रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम हो जाए, पर्यावरण संरक्षण, जैव और टिकाऊ खेती हो जाए, दाल और तिलहन के निर्यात निर्भरता भी कम हो। इसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर MSP फसलों को कवर किया जाए। उदाहरण के लिए आज जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई वो यह थी कि ये जो खेती है, जैसे हमारे सीहोर है, अब सीहोर के अंदर एक बाहर की कंपनी आई और अश्वगंधा लगाने को उसने कहा, तुलसी लगाने को कहा, वही कंपनी खरीदती है तो खेती बढ़ी उसकी। जैसे अभी स्टीविया जो चाय मीठी करती है वो आ गया है, तो गेहूं के अलावा दूसरी फसल जो होती है, धान के अलावा परंपरागत खेती को छोड़ के और किसान को लाभ मिलता है, उसको प्रोत्साहन देने
का ये फसल विविधीकरण जो है उसमें मूल रूप से इस काम को रखा। कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जिस तरह का कमलनाथ पर बयान दिया है, दुख होता है कि बीडी शर्मा पहली बार सांसद बने हैं, अभी उनमें ज्ञान की कमी है। खरगोन के सांसद का एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र का मुखिया होता है, उस क्षेत्र का पालक होता है, उसका दायित्व होता है कि क्षेत्र में सद्भाव बना रहे, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे, आपसी प्रेम प्यार स्नेह बना रहे, सब भाईचारे से रहे। लेकिन यदि जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र का मुखिया है, यदि वही इस तरह की भड़काऊ बातें कहेगा, इस तरह यदि बदले वाली कार्रवाई की बात कहेगा, तो समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जिस पालक और जिस मुखिया के जिम्मे क्षेत्र में भाईचारा बना, उसकी जिम्मेदारी होती है, सब लोगों को एक करने की जिम्मेदारी होना चाहिए। यदि वही इस तरह की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस तरह की बातें करेगा, तो इससे समझा जा सकता है कहीं न कहीं जिनके ऊपर जिम्मेदारी वही माहौल खराब करने में लगे हुए। बेहद आपत्तिजनक उनका बयान है, बेहद आपत्तिजनक वीडियो। सरकार को इसको संज्ञान लेकर इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जो पहली बार सांसद बने हैं, किस्मत से सांसद बने और वे सर्वाधिक बार चुनाव जीतने वाले कमलनाथ जी, जिन्हें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, उन्हें संसदीय परंपरा सिखा रहे हैं। अब उनकी बुद्धि पर तरस आता है, कैसे कैसे सलाहकार रखे हुए। अब विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे कि कमलनाथ जी ने एक साक्षात्कार में सदन का अपमान किया है। शायद उन्हें इतना ज्ञान होना चाहिए, पहली बार के सांसद है तो समझ सकते हैं ज्ञान में कमी है, कि जो सदन के बाहर की बातें हैं उसके अंदर सदन के जो अध्यक्ष, विधानसभा के जो अध्यक्ष है, उनके कार्यक्षेत्र के बाहर होता है। अभी सचिन बिरला में ही हमने देखा क्या तर्क दिया, यह तर्क दिया कि ये विधानसभा के बाहर का मामला है, मेरे कार्यक्षेत्र का बाहर का मामला है। ऐसा करके विधानसभा अध्यक्ष ने उस आवेदन को खारिज किया है। अब बाहर के साक्षात्कार को वो विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद कर रहे हैं, उनके वहां आवेदन दे रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। यह उस सदन के अंदर का मामला नहीं है, यह उनके कार्यक्षेत्र का बाहर का मामला है। और कमलनाथ जी को संसदीय परंपरा सिखाने चले बीडी शर्मा जी, बेहतर हो, अभी नए नवेले सांसद बने, अभी बड़ी लंबी उम्र है उनकी राजनीति के अंदर। कमलनाथ जी को ज्ञान सिखाने के पहले संसदीय परंपराओं का खुद ज्ञान ले, फिर इस तरह की बचकाना, इस तरह के पत्र लिखना और इस तरह की टिप्पणियां करें। हेराफेरी के मामले में फंसे संजीवनी नगर निवासी अमित खम्परिया के दोस्त अमित त्रिवेदी को भी मदन महल पुलिस ने आरोपी बनाया है। टीआई नीरज वर्मा ने बताया कि अधिवक्ता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट पर अमित खम्परिया पर दर्ज मामले की जांच में एनएचआई से जानकारी मांगी गई थी, जिसमें विभाग द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा कोई पेनाल्टी शीट जारी नहीं की गई थी, जबकि अमित खम्परिया ने 54 लाख रुपए की पेनाल्टी का हवाला देकर सूचना सचिन गुप्ता के हिस्से 54 लाख रुपए समायोजित कर दिए गए थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो अमित खम्परिया द्वारा एक पेनल्टी शीट दी गई थी आवेदक सचिन गुप्ता को कि हमको 54 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है एनएचआई के द्वारा, तो वो एनएचआई ने पुष्टि की कि उनके द्वारा कोई ऐसी पेनल्टी शीट जारी नहीं की गई है। दूसरा ये है कि अमित द्विवेदी जो है और अमित खम्परिया, ये दोनों ने साठ-गांठ करके पूरी सब घटना को अंजाम दिया है। और चूंकि दोनों के नाम अमित हैं, तो कहीं सील अमित खम्परिया की है, साइन अमित द्विवेदी के हैं, कहीं सील अमित द्विवेदी की है तो साइन अमित खम्परिया के हैं। तो दोनों के नाम अमित रहने से भी इन्होंने काफ़ी भ्रम की स्थिति में रखा है। और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एनएचआई के द्वारा, उसके आधार पर अमित द्विवेदी को इसमें आरोपी बनाया गया। अमित द्विवेदी क्या करते हैं सर, और क्या है? ये इसके साथीदार हैं, अमित खम्परिया के साथी। जबलपुर संस्कार थानी में हो रहे रोज़ा इफ्तार की कड़ी में रानीताल बड़ी ईदगाह में रोज़ा इफ्तारी का आयोजन सगीर राइन की जानिब ने किया, जिसमें रानीताल ईदगाह में हज़ारों की संख्या में रोज़ेदार ने एक साथ रोज़ा इफ्तार किया। अनवरत 31 वर्ष में प्रवेश करते हुए प्रतिवर्ष 23 रमज़ान उल मुबारक की परंपरा रोज़ा इफ्तारी की इस परंपरा को निभाते हुए हाजी गुलाम मुफ्ती भूरे पहलवान की सरपरस्ती में सगीर राइन की जानिब ने रोज़ा इफ्तार कराया गया। रोज़ेदारों ने मगरिब की नमाज अदा की, जिसमें मुल्क में हमारी तरक्की, गुसादी, आपसी भाईचारे की दुआ मांगी गई। रोज़ा इफ्तारी की इस योजना में बड़ी संख्या में जबलपुर शहर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
मुबारक। 31 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सगीर राइन साहब की जानिब से हर 23 रमज़ान को रोज़ा अफ्तार किया जाता है। आज इसी श्रृंखला में रानी ताली ईदगाह में रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया। बाद नमाज मगरिब दुआ की गई, हिंदुस्तान हमारे मुल्क में खुशहाली आए, अमन व अमान और भाईचारा कायम रहे। इसी के साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में खूब तरक्की दे। और इसी दुआ के साथ इमाम साहब ने भी आज दुआ करी है कि रमज़ान करीम की बरकत हमारे पूरे देश पे नाज़िल हो। शुक्रिया। आज 23वें रोजे का अफ्तार बड़ी ईदगाह में सगीर भाई के परिवार की ओर से, सगीर रायन जी के परिवार, उनके बेटे सादाब और अजहर, इनकी तरफ से ये रोजे की तैयारी, अफ्तार की तैयारी की गई है। एक महीना इबादत का महीना कहलाता है पवित्र रमज़ान का, और महीने भर जो इबादत में रहते उनकी सेवा करना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम होता है, बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। पूरे एक महीने इबादत में सबकी सलामती की दुआ के साथ साथ देश में अमन, शांति, भाईचारा, एकता और सहिष्णुता का वातावरण बना रहे, इसकी दुआएं होती हैं। भाईचारा का ये वातावरण, कौमी एकजहती का वातावरण हमेशा बना रहे, ऐसी कामनाएं भी होती हैं। मैं रायन परिवार के इस अच्छे प्रयास के लिए उनकी को साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्गों की परंपराएं हैं, संस्कृति है और धर्म का ये भव्य और विराट स्वरूप है जो हमें संदेश देता है भाईचारा, एकता, सद्भावना का। उसके अमल के लिए पे सब प्रयास करते हैं, कोशिश होती है कि हमारे बुजुर्गों की यह धरोहर जो हमें विरासत के रूप में मिली है, इसको हम सहज के संभाल के रख सकें। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर रायन परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेलबाग थाना क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनसुनवाई में अपने परिवार के साथ आए नेत्रहीन व्यक्तियों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जहां पीड़ित मनीष अधिकारी ने एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी आंखें 6 साल पहले दुर्घटना में चली गई थीं। वहीं जब से वह अपने घर में ही रहता था, जहां क्षेत्र की रहने वाली अजय कुंडे, विमल और अन्य बदमाश किस्म के युवकों द्वारा जबरन ही उनके घर में घुसकर मारपीट की जाती है। वहीं पत्नी काम पर जाती है। पीड़ित ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय किशोरी और 2 छोटे बच्चे, वहीं बच्ची के साथ बदमाशों ने छेड़खानी की और उसके साथ मारपीट की। जब बेलबाग थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई तो कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से बदमाशों द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा नाम महेश अधिकार है। मैं 6 साल पहले नेत्रहीन हो गया। जब से मैं नेत्रहीन हुआ, ना मैं घर के बाहर निकलता हूँ, ना किसी से मिलना, ना जुलना। पिछले 2-4 महीने से आयुष कुंडे नाम का लड़का बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ वहाँ के लड़के लेके आता था घर पे। मेरी मिसेस काम पे चली जाती, मेरे पिताजी ठेकेदारी में चले जाते काम पे, मेरे घर पे कोई नहीं रहता। मेरी 16 साल की बच्ची, मैं रहता। ये दुनिया ज़माने के लड़के खड़ा करा था। मैंने इसको प्यार से समझाया, इसने नहीं समझा। मैंने इनके घर में शिकायत दी, इनकी मम्मी को दी, इनकी दादी को, इनके चाचा को, इनके पापा को, तो भी नहीं सुधरा। ये मेरे घर में कहीं रात में 12-1 के बाद कहीं थूक फेंकना, कहीं कुछ करना। मैंने इसकी रिपोर्ट बेलबाग में करी। बेलबाग पुलिस ने बोला, मैंने उनके माँ बाप से पहले शिकायत दी। पहले मैंने उनके माँ बाप को शिकायत दी, चाचा को शिकायत दी, सब ने बोला रिपोर्ट कर दो। फिर मैं बेलबाग थाने गया रिपोर्ट करने, तो बेलबाग थाने पुलिस ने ये बोला मुझसे कि आप नाम बताइए। मैंने सर मैं नेत्रहीन हूँ, वहाँ बहुत ढेर लोग खड़े होते हैं, मैं ऐसे कैसे नाम बताऊँ? तो कहता आप नाम बताओगे हम कार्रवाई करेंगे। मोहल्ले में CCTV कैमरा लगा है, उस कैमरे के आधार से हमने उस लड़के के नाम और पहचान सब निकलवा ली। फिर हमने जाके, ये 24 तारीख की इतवार के दिन की बात है, हमने जाके फिर 4 बजे रिपोर्ट करी, पहले सवेरे करी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 तारीख की शाम को भी इन लोगों ने हमें झिमटे करके मारे पीटे। और कल विमल गायकवाड़, सूरज गायकवाड़ और आयुष कुंडे बेसबॉल लेके आया था। विमल कुछ लेके आया रहा है, लेकिन अपने गुलुआ में छुपा दिया था। ये हमसे इसलिए विवाद कर रहे कि इन्होंने हमारे नाम से एक अवैध कनेक्शन नल का लगाया है। हमारे बच्चे इनके घर का काम करते थे, और हमने जो बच्चे को मैंने रिपोर्ट करी है, वो बच्चा इनका खास लगता है, इनकी ननद का लड़का है। तो इसकी माँ अनीता ने, विमल गायकवाड़ की माँ अनीता ने पूरा झगड़ा करा। और विमल ने मुझे ये बोला है
कि मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, तो मैं जहाँ जाना है चले जाओ। कल से परसों से हम लोग 2 दिन से दहशत में, सर 2 दिन से दहशत। आज SP ऑफिस आए। हम ये चाहते हैं कि हमें किसी से, हमारे घर में कोई नहीं रहता, हमारे घर के सामने फालतू लड़के ना आए, और हमें किसी से तरह, हम किसी के घर नहीं जाते। और बिमल हमें जो धमकी दी है, मेरे पिताजी को मारा है, मेरी लड़की को मारा, पुलिस वाले देख के गए हैं, लेकिन बेलबाग पुलिस ने मेरी बच्ची का मुआवजा तक नहीं कराया। और जिसने मारा वो खड़ा था। नाम आपका? मेरा नाम महेश अधिकारी। जिसने मारा वो खड़ा था। उसके बाद बेलबाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आज आरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम विरुद्ध तरीके से खड़ी हुई करीब 10 एम्बुलेंस को जब्त कर लिया। जानकारी अनुसार मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एम्बुलेंस चालक शासन के द्वारा तय की गई गाइडलाइन से अधिक बिल वसूलने, इतना ही नहीं मरीजों से मारपीट के अनेक मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके चलते जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी ने आरटीओ विभाग को फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद नींद से जागे विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं इस कार्रवाई में बाद प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में हड़कंप की स्थिति है। देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी कि विगत दिनों मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा ही दुखद हादसा हुआ था, जिसमें एक मरीज की जान भी गई थी, जिसके बाद जबलपुर के कलेक्टर महोदय द्वारा उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने तथा एम्बुलेंस चालकों और एम्बुलेंस संचालकों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा भी जबलपुर में 1 माह पहले करीब इनकी बैठक ली गई थी और इनको समझाइश दी गई थी, इनको किराया सूची प्रदान की गई थी कि किस दर से इनको किराया लेना है मरीजों से, मरीजों के परिजनों से। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि इनके द्वारा उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, किराया सूची चस्पा नहीं की जा रही है। वाहन एम्बुलेंस की श्रेणी में पंजीकृत होते हुए भी एम्बुलेंस में जो प्राथमिक चीज़ें होनी चाहिए वो भी उनमें नहीं है। इसकी जानकारी मिलने पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि औचक निरीक्षण करें। औचक निरीक्षण आज किया गया और जिसमें ये पाया गया कि करीब 8-10 वाहनों को हमने जब्त किया है जो विभिन्न प्रकार के नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं, किराया सूची चस्पा नहीं कर रहे हैं। कुछ में किराया सूची चस्पा है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, या किसी में ये स्थिति है कि ड्रिप लगाने की व्यवस्था नहीं है, वाहनों के दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे 8 से 10 वाहनों को जब तक सुरक्षात आरटीओ कार्यालय परिसर में खड़ा कराया जा रहा है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।